Devans Biology. In this video series on respiration in plants, we have already completed the mechanism of respiration. Mechanism of respiration को हमने full detail में अच्छे से पढ़ लिया है. अब आज हम देखेंगे total number of ATPs that were produced during the full oxidation of glucose in aerobic respiration. जब aerobic respiration होता है तो ATP जो produce होते हैं रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में ATPs, NADPH, FADH2, GTP, ये सारी एनर्जी करेंसीज प्रोड्यूस होती हैं. लेकिन जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज था उनमें ये सारी एनर्जी करेंसीज प्रोड्यूस हुई थी. और जो नेक्स्ट स्टेज थी, फोर्थ स्टेज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, वहाँ पे NADH और FADH2 का रीऑक्सीडेशन हुआ था और फॉस्फोरिलेशन में ATP प्रोड्यूस हुए थे. एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP प्रोड्यूस करता है. तो टोटल नंबर ऑफ ATPs जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका अकाउंट हम आज देखते हैं इन ऑल द स्टेजेस, और वी कैन से इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस पाथवे था जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था. ये प्रोसेस 10 स्टेप्स में हुआ था. उसमें ATPs भी प्रोड्यूस हुए थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो था, और NADH भी प्रोड्यूस हुए थे. पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में NADH प्रोड्यूस हुए थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस हुए थे. और क्रेब्स साइट्रिक एसिड साइकिल में GTP, FADH2 एंड NADH2 प्रोड्यूस हुए थे. ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस में टोटल जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ ATP, उसकी कैलकुलेशन अभी हम देखते हैं. सबसे पहली स्टेज थी ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था. जब हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस किया था तो उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 स्टेप्स में हुआ था. कौन से में? एक जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, उस टाइम पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था. मैंने आपको समझाया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ATP सिंथेसिस होता है डायरेक्टली फ्रॉम द मेटाबोलाइट्स. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तब 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे. नेक्स्ट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जब कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड में, उसमें भी 2 ATP प्रोड्यूस हुए थे. अब ATP कंज्यूम कितने हुए, हमें अगर टोटल ATPs प्रोड्यूस, टोटल एनर्जी रिलीज जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें जितने ATP कंज्यूम हुए उनको हमें माइनस करना पड़ेगा. तो ATP कंज्यूम कहाँ हुआ था? जो ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट फेज होता है जिसको हम ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज कहते हैं, उसमें ATP कंज्यूम होते हैं. और ग्लाइकोलाइसिस का जो सेकेंड फेज होता है जिसको हम एनर्जी रिलीजिंग फेज कहते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है या ATP रिलीज होते हैं. तो कंज्यूम कितने हुए थे? कंज्यूम भी 2 स्टेप्स में हुए थे. ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, सबसे पहला स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तब एक ATP कंज्यूम हो गया था. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, उस टाइम पे एक ATP कंज्यूम हुआ था. यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 ATPs प्रोड्यूस हुए और दूसरे 2 रिएक्शंस में 2 ATPs कंज्यूम हुए थे. तो टोटल नेट गेन ऑफ ATPs कितने हुए? 4 - 2, 2 ATP. ये तो था ATP की कैलकुलेशन. अब ग्लाइकोलाइसिस में ATP फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एंड सेंट डाउन टू हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे. किस स्टेप में? जब फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, एनर्जी रिलीजिंग फेज में जो फर्स्ट स्टेप था उसमें 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे. मैंने आपको बताया जब हम फोर्थ स्टेज हमने पढ़ी थी तो उसमें एक NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है 3 ATPs. तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे 3 × 2 6 ATPs. So what is the total number of ATPs produced in glycolysis? पहले नेट गेन हुआ था 2 ATPs का, फिर ATP फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोड्यूस जो फोर्थ स्टेज में ATP प्रोड्यूस हुए थे फ्रॉम NADH,
उसमें हुए थे 6, टोटल मिला के 2 + 6 = 8 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस में। अभी हमारी 2 स्टेजेस और बची है। विच इज द नेक्स्ट वन? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में एक ही स्टेप हुआ था, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इस कन्वर्जन में एटीपी प्रोड्यूस हुए थे फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स, दोज विच वर सेंट डाउन टू हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां से जो एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, कैसे? उसमें NADH2 जो प्रोड्यूस हुआ था, NADH2 प्रोड्यूस करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, तो 2 × 3 6 ATPs। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 6 ATPs प्रोड्यूस हुए। अब लास्ट स्टेज जो थी एटीपी प्रोड्यूस करने की, वो थी क्रेब्स पाथवे। क्रेब्स साइट्रिक एसिड साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो हुआ था, उसमें 2 GTP प्रोड्यूस हुए थे, और GTP इमीडिएटली अपना फॉस्फेट दे देते हैं ADP को टू कन्वर्ट इट इनटू ATPs। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 ATPs फॉर्म हुए थे। किस स्टेप में? जब सक्सिनिल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, उस टाइम पे सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम ये रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होता है, और प्रोड्यूस होते हैं 2 GTP जो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 ATP में। अब क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 स्टेप्स हैं जिनमें NADH2 प्रोड्यूस होते हैं, एक स्टेप में FADH2 प्रोड्यूस होता है, और एक स्टेप में GTP प्रोड्यूस होते हैं जो हमने देखा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ATP फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एंड सेंट डाउन टू हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें जो ATPs हैं वो कितने प्रोड्यूस होते हैं? आइसोसाइट्रेट जब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होते हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल्स इन द 4th स्टेज ETS में जाके 3 ATPs पर NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 NADH हुए थे, तो 3 × 2 6 ATP। 6 ATPs कहाँ प्रोड्यूस हुए? जब आइसोसाइट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे फिर से उसी टाइप का रिएक्शन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD रिड्यूस होते हैं NADH में, और NADH प्रोड्यूस करते हैं ATPs। 2 NADH पर NADH 3 ATPs प्रोड्यूस होंगे, तो 3 × 2 6 ATPs प्रोड्यूस हुए। कौन से में? जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम A में। नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे FAD एक्सेप्टर काम करता है, FADH2 फॉर्म होता है, 1 FADH2 molecule will form 2 ATPs. So 2 FADH2 molecule will form 2 × 2 4 ATPs. और जब हम सिट्रिक एसिड साइकिल में आगे बढ़ते हैं, तो मैलिक एसिड का जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्जन होता है, वहाँ पे भी 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो 3 × 2 6 ATPs फाइनली प्रोड्यूस करेंगे अपनी ETS साइकिल में जाके। तो टोटल क्रेब्स पाथवे में कितने हुए? 2 + 6 + 6 + 4 + 6, टोटल 24 ATPs प्रोड्यूस हुए। ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए थे 8, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में 6, क्रेब्स पाथवे में 24, so total 38 ATPs are produced when 1 molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने ATP प्रोड्यूस हुए और आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने ATP प्रोड्यूस हुए? तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो कहाँ पे हुआ था? साइटोसोल में हुआ था, मीन्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो साइटोसोल में हुआ था उसमें ये जो 2 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं हुए। ये 6 जो प्रोड्यूस हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हैं। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था क्रेब्स साइकिल में इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, 2 ATPs ये प्रोड्यूस हुए आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बाकी के ये जो सारे ATPs हैं, ये वाले 6 ग्लाइकोलाइसिस में, 6 पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में, एंड ये 22 ये सारे ATPs प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में।
आई होप आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।